अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से बात करेंगे। आमतौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि इन जुमलों को हम जिस तरह उर्दू में बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते। उसकी ग्रामर, उसकी रीज़न थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इस वजह से काफ़ी गलतियाँ हमें यहाँ पर देखने में आती हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बनाते किस तरह से हैं और फिर उनकी मुख्तलिफ वेरिएशन, उनकी ज़ैली अशकाल जो होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि हर कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दर हकीकत दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है। कंडीशन हमारे पास शर्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंडीशनल इससे एडजेक्टिव निकली है। तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कोई ना कोई शर्त मौजूद होती है। अब शर्त मौजूद होती है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस जुमले में कोई शर्त मौजूद है। तो ये बहुत आसान सी बात है कि इस हवाले से याद रखना है कि अगर उर्दू में किसी भी जुमले के अंदर अगर आपको नज़र आता है कि यहाँ पर अगर मौजूद है जुमले में, तो इसका मतलब ये है कि वो जुमला कंडीशनल सेंटेंस होगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास अगर मौजूद है। दूसरे जुमले की तरफ आइए तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास अगर मौजूद है, कंडीशनल सेंटेंस हुआ। तीसरे जुमले की तरफ देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास अगर मौजूद है, ये एक अदद कंडीशनल सेंटेंस है। तो उर्दू में बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास जुमले में लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये बहुत वाज़ेह इंडिकेशन होती है कि ये जुमला कंडीशनल सेंटेंस है। अब याद है कि हम हर कंडीशनल सेंटेंस को अपनी आसानी के लिए दो छोटे छोटे जुमलों में तकसीम कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ग्रामेटिकल इसके लिए टर्म्स डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अभी हम कोई ऐसी मुश्किल टर्म इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीधे से हम ये कहते हैं कि हम हर कंडीशनल सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हर कंडीशनल सेंटेंस दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है। वो कैसे कि हर कंडीशनल सेंटेंस में एक तो कंडीशन पाई जाती है जो उर्दू के लिहाज से देखें तो वो अगर से शुरू होती है, और दूसरा हमारे पास एक और जुमला होता है जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कंडीशन पूरी हो तो ये रिजल्ट निकलेगा। यही दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस की सूरत में हमारे सामने मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पूरी हुई तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम इम्तहान पास कर लोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर कंडीशनल सेंटेंस को दो जुमलों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो उसमें कंडीशन होगी और दूसरा उसका रिजल्ट होगा। कंडीशन पूरी हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये हमारे पास दो छोटे छोटे जुमले होते हैं, एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट, कि दोनों चीज़ें हर कंडीशनल सेंटेंस में मौजूद होंगी। अब सबसे पहली बात हमें ये करनी है कि कंडीशनल सेंटेंसेस की जब हम ये कहते हैं कि इसकी तीन टाइप्स होती हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन तीनों टाइप्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे किस तरह से कि ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है। तो जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसकी करेक्शन नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं हम कि इसका तरीक़ेकार क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट टाइप का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन है, यानी वो जुमला जो उर्दू में अगर से शुरू होता है। देखिए जुमले में कि अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, तो थोड़ा सा हम गौर करें तो हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जुमला दिया हुआ है, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, ये इस वक्त किस जुमले में मौजूद है, किस तरह के। ये देखिए इसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास फ्यूचर से। तो तुम इम्तहान पास कर लोगे, रिजल्ट हमारे पास किस में है? फ्यूचर में। तो पता ही चला कि फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस को हम उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए हमने फर्स्ट में देखा कि अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, कंडीशन है, फ्यूचर की बात हो रही है। तुम इम्तहान पास कर लोगे, रिजल्ट यहाँ पर भी ये फ्यूचर में मौजूद है। तो कंडीशन और रिजल्ट दोनों फ्यूचर में मौजूद हैं। तो इस जुमले को हम कंसीडर करेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 1 है, फर्स्ट टाइप है। उसके बाद सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं कि अगर तुमने सख्त मेहनत की, जैसे कि आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि अगर तुमने सख्त मेहनत की, कंडीशन का ताल्लुक है पास्ट से। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि कंडीशन हमारे पास पास्ट में,
तुम इम्तहान पास कर लोगे लेकिन रिजल्ट हमारे पास अभी भी फ्यूचर में। तो सेकंड टाइप को हम किस तरह से फर्स्ट और सेकंड टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि सेकंड टाइप में कंडीशन जो होती है वो पास्ट में होती है लेकिन रिजल्ट अभी भी फ्यूचर में होता है, तुम इम्तहान पास कर लोगे। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए कि फर्स्ट टाइप में अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, कंडीशन फ्यूचर में थी, तो तुम इम्तहान पास कर लोगे, रिजल्ट भी फ्यूचर में था। लेकिन सेकंड टाइप में अगर तुमने सख्त मेहनत की, कंडीशन पास्ट में है, तुम इम्तहान पास कर लोगे, हाँ रिजल्ट हमारे पास अभी भी फ्यूचर में है। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं कि थर्ड टाइप को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि थर्ड टाइप के कंडीशन सेंटेंस में कंडीशन का ताल्लुक होता है पास्ट से। अगर तुम सख्त मेहनत करते, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि कंडीशन हमारे पास पास्ट में है, तुम इम्तहान पास कर लेते, रिजल्ट भी हमारे पास किसमें है, पास्ट में। तो थर्ड टाइप फर्स्ट और सेकंड से किस तरह से मुख्तलिफ होती है कि इसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक हमारे पास पास्ट में होता है। तो ये तो बजाय लफ्ज़ों की सूरत में हमने इनको आइडेंटिफाई करना सीखा। अब थोड़ा सा हम ये करते हैं कि हम मीनिंग के लिहाज से इनके दरमियान फ़र्क समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मीनिंग में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी उलझन होती है फर्स्ट और सेकंड टाइप के हवाले से। तो देखिए फर्स्ट टाइप हमारे पास अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम इम्तहान पास कर लोगे, कंडीशन रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से। कोई भी ऐसा काम जो अभी मुस्तकबिल में किया जाएगा, जिसके चांसेस हैं, जिसके इम्कानात हैं, अगर तुमने सख्त मेहनत की तो तुम इम्तहान पास कर लोगे। देखा जाए तो इस जुमले का ताल्लुक भी फ्यूचर से है। तो बज़ाहिर तो फर्स्ट और सेकंड टाइप में हमें मीनिंग के लिहाज से कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हाँ, थर्ड वन बड़ा क्लियर है कि इसमें जो बात होती है उसका ताल्लुक माजी से होता है, जो होना होता है वो हो चुका होता है। अगर तुम सख्त मेहनत करते तो तुम इम्तहान पास कर लेते, तुमने सख्त मेहनत नहीं की, तुमने इम्तहान पास नहीं किया। तो हम पास के बारे में बात करें तो इसमें तो मीनिंग के लिहाज से कोई उलझन नहीं होती, लेकिन उलझन पैदा होती है फर्स्ट और सेकंड टाइप में कि इन दोनों में बज़ाहिर उर्दू के लिहाज से देखें तो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से देखें तो इन दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। दोनों में अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जिस काम की बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्तों में किया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों मीनिंग के लिहाज से एक जैसे हैं तो फिर हम इनको अलग अलग टाइप में क्यों शुमार कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी काम के पूरे पूरे इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम इम्तहान पास कर लोगे, तो आप ये महसूस करते हैं जिस शख्स से आप मुखातिब होकर ये आप जुमला कह रहे हैं, इम्कान है कि वो सख्त मेहनत करेगा, इम्तहान पास कर लेगा। लेकिन सेकंड टाइप बात तो फ्यूचर ही के हवाले से हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि इसमें हम समझते हैं कि ऐसा शायद होगा नहीं, हो सकता है लेकिन हम समझते हैं शायद ऐसा होगा नहीं, इम्कानात इसके कम हैं। मसलन अगर तुमने सख्त मेहनत की तो तुम इम्तहान पास कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल अगर तुम मेहनत करोगे कर लोगे, लेकिन लगता है कि तुम मेहनत नहीं करोगे। तो सेकंड टाइप भी फ्यूचर के हवाले से है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम समझते हैं कि किसी काम के इम्कानात कम हैं। इसकी एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर इमेजिन करें कि एक रेस हो रही है, उसमें काफ़ी बड़ी उम्र के लोग भी, बड़े उम्र के बच्चे भी जो है वो उसमें शिरकत कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें एक छोटा बच्चा भी शरीक है। तो अब देखिए कि जितने भी बड़े बच्चे हैं उनके उस रेस को जीतने के इम्कानात पूरे पूरे मौजूद हैं। तो वो नॉर्मली फर्स्ट टाइप का, कोई भी बड़ा उम्र का लड़का होगा वो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल करेगा कि अगर मैं रेस जीतूंगा तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी, दोनों फ्यूचर में, क्योंकि उसके इम्कानात हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े बच्चों में एक छोटा बच्चा भी शरीक है जिसके इम्कानात कम हैं, तो प्रॉबेबली वो अपने लिए सेकंड टाइप इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं रेस जीता तो मुझे ट्रॉफी मिलेगी। अगर मैं रेस जीता पॉसिबल तो है लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। तो उम्मीद है कि बात क्लियर होगी कि फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से होता है, लेकिन दोनों के दरमियान फ़र्क ये होता है कि फर्स्ट टाइप हम उस फ्यूचर एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम ये रियलाइज़ करते हैं, ये फील करते हैं कि ऐसा होगा, और सेकंड टाइप हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम समझते हैं कि इस चीज़ के होने के इम्कानात कम हैं। और याद रख लें कि थर्ड टाइप बहुत क्लियर कि थर्ड टाइप के अंदर हम जो बात कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक माजी से होता है, जो होना होता है वो हो चुका होता है। बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी हम सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ तक बात है, उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक बात और याद रख लीजिएगा कि उर्दू, और अभी हम इंग्लिश में ही बात करेंगे,
तो उर्दू में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना इंग्लिश में कि आप पहले कंडीशन बयान कर रहे हैं या पहले रिजल्ट बयान कर रहे हैं। मसलन मैं इसी जुमले को इस तरह बोल सकता हूँ कि तुम इम्तहान पास कर लोगे अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, लेकिन शर्त वही है कि जो कंडीशन होगी वो किससे शुरू होगी, अगर से। लेकिन आप रिजल्ट पहले बयान करते हैं, कंडीशन बाद में बयान करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इम्तहान पास कर लोगे अगर तुमने सख्त मेहनत की, बिल्कुल ठीक है। तुम इम्तहान पास कर लेते अगर तुम सख्त मेहनत करते। तो इनकी अरेंजमेंट अगर आप रिजल्ट पहले बयान करते हैं, कंडीशन बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। लेकिन ये याद रहे कि कंडीशन में अगर उर्दू में अगर आता है तो वो कंडीशन के साथ लाजमी इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह से इंग्लिश में कंडीशन के साथ इफ़ आता है तो लाजमन उसके साथ इफ़ इस्तेमाल होगा, चाहे वो कंडीशन पहले इस्तेमाल हो चाहे बाद में, कंडीशन के साथ इफ़ इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब उसके बाद हम ये करते हैं कि हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम ये पहचानना सीखेंगे कि हमारे पास जो मुख्तलिफ उर्दू के जुमले हैं, हम उनको पढ़ने के बाद उनके आइडेंटिफिकेशन पे गौर करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का है, थर्ड टाइप का है, ताकि अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाए कि हम उर्दू में जुमलों को टाइप के लिहाज से पहचान सकेंगे। फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उनको किस तरह से इंग्लिश में बनाते हैं। तो इस हवाले से एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास 3 जुमले मौजूद हैं। हम इन तीनों जुमलों को गौर से पढ़ते हैं और इनमें मौजूद मुख्तलिफ किस्म की जो आइडेंटिफिकेशन है उस पर फोकस करेंगे। फिर हम पहचानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइप के कौन से जुमले हैं। पहला जुमला है कि अगर वो वक्त पर दवाइयाँ लेता तो वो जल्द सेहतियाब हो जाता। इसका मकसद उसने वक्त पर दवाइयाँ नहीं ली और वो जल्द सेहतियाब भी नहीं हुआ। माजी के बारे में बात कर रहे हैं। कंडीशन रिजल्ट दोनों का ताल्लुक पास्ट से है, कंडीशन भी पास्ट में, रिजल्ट भी पास्ट में। तो उम्मीद है कि आपके जहन में आ गया होगा कि ये जुमला हमारे पास थर्ड टाइप से ताल्लुक रखता है। उसके बाद देखिए दूसरे जुमले पर ज़रा सा गौर कीजिए कि अगर वो वक्त पर दवाइयाँ लेगा, कंडीशन हमारे पास इस वक्त फ्यूचर में है, तो वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा, रिजल्ट भी फ्यूचर में। और जब कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से हो तो जल्दी से सोचिए वो कौन सी टाइप होती है। वो टाइप होती है फर्स्ट टाइप, जिसमें कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से होता है। तीसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं कि अगर वो वक्त पर दवाइयाँ ले, कंडीशन पास्ट में है तो वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा। बात अभी भी हम फ्यूचर की कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे पास जुमला मौजूद है इसमें कंडीशन अगर वो वक्त पर दवाइयाँ ले पास्ट में है तो वो जल्द सेहतियाब हो जाएगा, रिजल्ट अभी भी फ्यूचर में है। तो ज़रा सा याद करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से टाइप के जुमले होते हैं जिसमें कंडीशन का ताल्लुक पास्ट से होता है और रिजल्ट स्टिल वो फ्यूचर ही में होता है। तो वो हमारे पास टाइप होती है सेकंड टाइप। तो ये हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप ये किस तरह के जुमले होते हैं। उसके बाद एक और हम ज़रा सी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं कि देखिए कि फर्स्ट हमारे पास है कि अगर तुमने दूसरों की इज्जत की तो दूसरे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। देखिए इसमें अगर आ रहा है, इसका मकसद हमने फौरन ये डिसाइड कर लिया कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन अब इस जुमले के हवाले से हमने डिसाइड करना है कि ये जुमला किस टाइप का है। तो फोकस करते हैं कि अगर तुमने दूसरों की इज्जत की, ये कंडीशन हमारे पास पास्ट में है तो दूसरे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, रिजल्ट हमारे पास फ्यूचर में है। कंडीशन रिजल्ट दोनों, कंडीशन पास्ट में और रिजल्ट फ्यूचर में है। जहन पर जोर दीजिए कौन सी टाइप आपके जहन में आती है कि कंडीशन पास्ट में हो और रिजल्ट फ्यूचर में हो, तो ये जुमला होता है सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब आइए अगले जुमले की तरफ कि अगर तुम दूसरों की इज्जत करते तो दूसरे भी तुम्हारी इज्जत करते। माजी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो होना था वो हो चुका। कंडीशन अगर तुम दूसरों की इज्जत करते पास्ट में है तो दूसरे भी तुम्हारी इज्जत करते, ये भी हमारे पास, रिजल्ट भी पास्ट में है। कंडीशन रिजल्ट दोनों का ताल्लुक अगर पास्ट से हो तो वो हमारे पास टाइप होती है थर्ड टाइप। तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। अब आइए लास्ट वन कि अगर तुम दूसरों की इज्जत करोगे, कंडीशन का ताल्लुक फ्यूचर से है तो दूसरे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे और रिजल्ट का ताल्लुक भी फ्यूचर से है। कंडीशन और रिजल्ट दोनों का ताल्लुक फ्यूचर से है तो ये टाइप होती है फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कंडीशनल सेंटेंसेस को। अब उसके बाद हम वापस अपने सी टॉपिक को वहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए अब ये हम उर्दू में पहचानना सीख चुके हैं, तो अब हमने इनको बनाने का तरीक़ेकार सीखना है।
देखिए मुश्किल इसके ट्रांसलेशन में इसी वजह से आती है कि हम इनकी जो आइडेंटिफिकेशन देखते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में, कंडीशन, उसी लिहाज से जब हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में एज इट इज़ जिसे हम उर्दू में बोलते हैं उस तरह से इसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप का जुमला जब भी आपको दिया जाएगा आपने इसमें कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और कंडीशन को हमेशा बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अब आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि अब देखिए कि बज़ाहिर तो कंडीशन यहाँ पर उर्दू में जब हम इस तरह के जुमले बोलते हैं तो इसे फ्यूचर में बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमने इसको बनाना है किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आपको याद है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास जो कुछ बचता है आसान अल्फाज में आप एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहते हैं उसे, और ईपी से जाहिर करते हैं। अभी हम प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट वगैरह इसकी बहस में नहीं जाते, तो आप आसानी के लिए रख लीजिए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो अल्फाज बचेंगे उन्हें हम एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहेंगे और नॉर्मली उन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस करेंगे। अच्छा, अब आपको प्रेजेंट डेफिनेट याद होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस, ई, एस किस तरह लगाते हैं, डू, डज वगैरह कैसे आता है वो आपके जहन में होगा। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास कि कंडीशन बनेगी प्रेजेंट डेफिनेट, माना कि ये उर्दू में फ्यूचर में बोला जाता है लेकिन हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद रिजल्ट की तरफ आइए। रिजल्ट जो बनेगा देखिए तीन तरीकेकार हैं जिसमें हम बना सकते हैं। पहला तरीकेकार तो ये कि आप सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल कीजिए या फिर विल के बजाय कैन इस्तेमाल कीजिए या फिर मे इस्तेमाल कीजिए। तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट जो बनाया जाता है उसमें हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट के बाद विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, या फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी कर सकते हैं और मे भी कर सकते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होगा ये भी हम आगे चल के बात करते हैं फर्स्ट टाइप में। अब आप देखिए हम ये सीख चुके हैं कि कंडीशन प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे हम फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में। रिजल्ट हमारे पास बन सकता है तीन सूरतों में। अब आप देखिए हमने इस जुमले को किस तरह से इसकी करेक्शन किए कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, इसको ट्रांसलेट किया। अगर के लिए हम इफ इस्तेमाल करते हैं और आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने इफ इस्तेमाल किया हुआ है। इफ यू वर्क हार्ड प्रेजेंट डेफिनेट बनाया हुआ है, यू के बाद देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है तो मजीद हम नहीं लिख सकते। तो इफ यू वर्क हार्ड कंडीशन बना दी प्रेजेंट डेफिनेट में, और रिजल्ट हमने बनाया है कि यू विल पास द एग्जाम। देखिए यू सब्जेक्ट, फिर विल इस्तेमाल किया फर्स्ट फॉर्म। हम चाहें तो विल के बजाय कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब गौर कीजिए कि विल, कैन या मे तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो फर्क क्या है कि देखिए हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कि मोर टू लेस प्रोबेबल। देखिए विल आप इस्तेमाल करेंगे इम्कानात बढ़ जाएंगे, कैन इस्तेमाल करेंगे इससे थोड़े से इम्कानात कम, कैन की जगह में इस्तेमाल करेंगे तो यही जो पॉसिबिलिटी का या प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास आंसर है, एलिमेंट है, वो और कम हो जाएगा। तो मोर टू लेस प्रोबेबल, विल में ज़्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, कैन में कम और मे में उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये याद रखिए कि हम यहाँ पर इफ़ यू वर्क हार्ड में हमने कंडीशन पहले इस्तेमाल की हुई है, रिजल्ट बाद में बनाया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ना उर्दू में फ़र्क पड़ता है और ना इंग्लिश में। आप इस जुमले को इस तरह ही बोल सकते हैं कि यू विल या कैन मे पास द एग्जाम इफ़ यू वर्क हार्ड। कंडीशन बाद में भी आ सकती है, लेकिन तरीक़ेकार यही रहेगा कि कंडीशन जो बनेगी वो प्रेजेंट डेफिनेट में और रिजल्ट आप विल, कैन, मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसकी मदद से बना सकते हैं। फ़र्क आपने नोट किया, मोर टू लेस प्रोबेबल, कोई सा भी, विल ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, कैन उससे कम और मे उससे कम। अब आइए सेकंड टाइप की तरफ कि अगर तुमने सख्त मेहनत की तो तुम इम्तहान पास कर लोगे। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन सेंटेंस में याद रखिएगा कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है और कंडीशन जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए आप नोट कर सकते हैं कि सेकंड टाइप में कंडीशन बनती है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इस्तेमाल करेंगे आप एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। रिजल्ट बनाने के तरीकेकार अभी भी वही तीन है, लेकिन अब थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कि अब आपने सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में आप रिजल्ट बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद या तो वुड इस्तेमाल कीजिए या फिर आप कुड इस्तेमाल कीजिए या आप माइट इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये विल की पास्ट फॉर्म वुड, कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की पास्ट फॉर्म माइट। असल में यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपके पास जो है वो एक जुमला आपके पास जो है
पास में हो तो सेकंड भी ग्रामेटिकली पास में होना चाहिए। चलें अभी हम वो इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल्स। इतना याद रखिए कि सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस के अंदर रिजल्ट जो बनेगा उसमें विल नहीं, विल के बजाय वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। कैन नहीं, कैन के बजाय कुड इस्तेमाल किया जाएगा। मे नहीं, मे के बजाय इसकी पास फॉर्म माइट इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन तीनों सूरतों में जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा वो अभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अब देखिए इसी बात को पेश नजर रख के हमने इसको ट्रांसलेट किया है कि इफ यू वर्क हार्ड। नोट कीजिए कि हमने यहाँ पर इस जुमले को पास्ट डेफिनेट में बनाया हुआ है। उसके बाद रिजल्ट की तरफ चलते हैं कि यू वुड कुड माइट पास द एग्जाम। रिजल्ट हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ड इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्क वही है जो हमने फर्स्ट में सीखा, मोर टू लेस प्रोबेबल। वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कुड इस्तेमाल करेंगे उससे कम, माइट इस्तेमाल करेंगे उससे भी कम। तीनों पॉसिबिलिटीज बहरहाल आपके पास मौजूद है। रिजल्ट पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यू वुड पास द एग्जाम इफ यू वर्कड हार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीकेकार वही होगा, कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में आनी चाहिए, रिजल्ट इस पैटर्न पर बनना चाहिए। अब आइए थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की तरफ जिसमें कंडीशन रिजल्ट दोनों का ताल्लुक पास्ट से होता है। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में हमने कंडीशन को पहचानना है और कंडीशन बनेगी पास्ट परफेक्ट में जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हेड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आप एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिजल्ट की तरफ आइए। रिजल्ट के लिए सब्जेक्ट के बाद अब आपको या तो आप वुड हैव इस्तेमाल कीजिए या कुड हैव इस्तेमाल कीजिए या माइट हैव इस्तेमाल कीजिए, और इनके बाद जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप इस्तेमाल करेंगे एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते, यू वुड हैव, ओके ये भी सही है, यू कुड हैव, यू माइट हैव, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्क वही है, वुड हैव इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कुड हैव में थोड़ी सी कम, माइट हैव में उससे कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव कुछ भी इस्तेमाल आप करते हैं, इसके बाद जो आपने वर्ब इस्तेमाल करना है वो लास्ट वन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट पहले भी बन सकता है। अब आपने यहाँ पर नोट की होगी एक बात कि हमने यहाँ पर इफ यू हैड वर्कड हार्ड के साथ एक और ऑप्शन भी लिखा हुआ है, हैड यू वर्कड हार्ड। देखिए थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में एक ऑप्शन और भी होता है जिसे आपको समझना चाहिए, कभी कभी उलझन हो जाती है। तो देखिए इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप इफ इस्तेमाल करते हैं अगर के लिए, लेकिन थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आप चाहें तो आप जो कंडीशन को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, यू के बाद हैड आता है, अगर आप इस हैड को, ये देखिए हमारे पास ये हैड मौजूद है, अगर आप इस हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें तो हैड जब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होगा तो ये इफ के मायनों में इस्तेमाल होगा। अब आपके सामने कंफ्यूजन ना हो कि ये आप जनाब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जुमला सवालिया तो नहीं बन जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन में हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो यहाँ पर हैड क्या के मायनों में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये इफ के मायनों में इस्तेमाल होगा, अगर के मायनों में इस्तेमाल होगा। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड ये भी ठीक है, और हैड यू वर्कड हार्ड दोनों का मतलब एक जैसा है। तो याद रखिएगा कि थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन में जो कि आप कंडीशन जो आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, अगर आप उसमें मौजूद हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें तो वो इफ के मायनों में इस्तेमाल होता है, और जब आप हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर दोबारा आपको इफ लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी और ये सवालिया जुमला नहीं बनता है। देखिए हमने अगर ये सवालिया होता तो फिर हमें आपको क्वेश्चन वगैरह भी मार्क भी तो लगाना होता, वो ऐसा हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो उम्मीद है कि आप तीनों जुमलों को पहचानना सीख चुके होंगे कि उर्दू में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे होता है, और इसके साथ साथ किन चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और ऑप्शंस मज़ीद हमारे पास कौन कौन से हैं। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसके हमारे पास इन्हीं कंडीशनल सेंटेंसेस की हमारे पास मज़ीद सब टाइप्स ज़ैली अशकाल कौन कौन सी होती हैं, इसमें क्या वेरिएशन हमारे पास होता है। देखिए अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए इस वक्त हमारे पास इसकी वेरिएशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उस वेरिएशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले चाहूँगा कि अपनी तवज्जो जो है वो आप इस वक्त की तरफ रखिएगा। देखिए हमारे पास जो आप हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं, खास तौर पर जैसे आपके पास एस एम आर हैं,
और दूसरा वाज और वर है। इसके बारे में एक बुनियादी बात समझ लीजिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं इस हवाले से, क्योंकि सेंटेंस की टाइप तो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होती है, लेकिन वो समझते हैं कुछ और ही यहाँ पर आ गया है। देखिए, इसमें पहली बात तो याद रखिएगा कि इज, एम, आर, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, किसी भी जुमले में जब इस्तेमाल होते हैं तो इनके इस्तेमाल करने की 2 सूरतें होती हैं। अगर इज, एम, आर किसी जुमले में इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद एक दूसरा वर्ब भी मौजूद है, तो वहां पर हम इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और इसके बाद जो दूसरा वर्ब आ रहा होता है वो मेन वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर ही इज रीडिंग अ बुक, इसमें इस्तेमाल किया गया। इसके बाद देखिए रीडिंग आ रहा है। अब इसमें इसके बाद एक और वर्ब मौजूद है, तो ये जो दूसरा वर्ब है ये कहलाएगा, ये मेन वर्ब है, और इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा मददगार वर्ब के तौर पर। ये मेन वर्ब की मदद कर रहा है खास मायने को बयान करने के लिए। तो जिन जिन जुमलों में इस, एम, आर इस्तेमाल हो और इसके बाद कोई दूसरा वर्ब भी हो, वहां पर इस, एम, आर को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो दूसरा वर्ब होगा वो कहलाता है मेन वर्ब। लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे जुमले भी मिलेंगे जिसमें इस, एम, आर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा वर्ब मौजूद नहीं होगा। अब यहां पर हम इस, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो लाजमन किसी दूसरे वर्ब यानी किसी मेन वर्ब की मदद कर रहे होंगे, लेकिन मेन वर्ब तो है ही नहीं मजीद वहां पर। जैसे देखिए ही इज हियर, वो यहाँ है, यहाँ पर इसके बाद कोई दूसरा वर्ब मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ पर इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब मौजूद नहीं है। यहाँ पर इज मेन वर्ब कहलाएगा। अगर इस, एम, आर के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आ रहा तो वहां पर हम इस, एम, आर के हवाले से कहेंगे कि ये बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हुए, ऐसे मेन वर्ब इस्तेमाल हुए। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी एग्जांपल देखिए कि सेम आप रूल अप्लाई कर सकते हैं वॉज एंड वर। वो कैसे? कि अगर वॉज या वर किसी जुमले में इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद कोई एक दूसरा वर्ब भी आ रहा है, तो वहां वॉज और वर का स्टेटस होगा हेल्पिंग वर्ब का। ही वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर वॉज इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके बाद एक और वर्ब मौजूद है रीडिंग। वॉज मदद कर रहा है रीडिंग की, तो रीडिंग जो है हमारे पास ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर वॉज या वर्ब जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। लेकिन बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि अगर वॉज या वर्ब किसी जुमले में इस्तेमाल हो और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब ना आए, तो वहां पर वॉज और वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, बल्कि इन्हें हम मेन वर्ब कंसीडर करेंगे। देखिए ही वॉज देयर, यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये किसी दूसरे वर्ब की मदद कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई और दूसरा वर्ब मौजूद नहीं है, लिहाजा ये मेन वर्ब कहलाएगा। तो उम्मीद है कि बात क्लियर होगी कि हम इस, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहेंगे और मेन वर्ब कहाँ कहेंगे, वॉज एंड वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहेंगे और मेन वर्ब हम कहाँ कहेंगे। जब आप ये फर्क समझ लेंगे तो उसके बाद हम इन कंडीशनल सेंटेंसेस की जो वेरिएशन है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इस बॉक्स की तरफ जरा से तवज्जो दीजिए। देखिए हमारे पास एक वर्ब होता है बी, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके मायने होते हैं होना। जब हम कहते हैं भाई बी की सेकंड फॉर्म क्या है, तो हम कहते हैं भाई बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी। याद रखिए बी एक वर्ब है हमारे पास जिसके मायने होते हैं होना, ये फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ अभी एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, वो ये कि देखिए कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि जब हम बी इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी एज इट इज जो है वो प्रेजेंट में भी हम इस्तेमाल नहीं करते उस वक्त तक जब तक इसके साथ कोई और दूसरा कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो। तो फिर हम बी प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं? यानी बी आमतौर पर प्रेजेंट में इसी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल उस वक्त तक नहीं होता जब तक कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना आए। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हवाले से इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त याद रख लीजिएगा कि बी की सेकंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, लेकिन हम बी को जब प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो बी को हम एज इट इज बी की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। तो कैसे करते हैं? हम बी की जगह पर इज, एम और आर इस्तेमाल करते हैं जब हमें यही मायने होना के मायने हमें प्रेजेंट में चाहिए। यानी हम बी को बी की फॉर्म में इसी तरह से बी की सूरत में हम इस्तेमाल एक खास कंडीशन में करते हैं जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट वगैरह इस्तेमाल हो तब, वरना हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं? जहां हमें फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होती है तो वहां पर हम बी को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते वक्त बी की जगह पर इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी कि बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज एंड वर, थर्ड फॉर्म बीन,
और बी को हम प्रेजेंट में जब भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम बी की जगह पर हम इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम इसकी वेरिएशन इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं कि देखिए जुमला है कि इफ इट इज फाइन, अगर मौसम अच्छा होगा, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे भाई फर्स्ट टाइप अगर ये कंडीशनल सेंटेंस है तो वो तो अभी हमने देखा कि वो बनता है, देखिए प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कैसा प्रेजेंट डेफिनेट हो गया? तो इसकी वजह ये है हमारे पास कि देखिए कि जब हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बी इस्तेमाल नहीं करते, इसकी जगह पे इज, एम, आर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट इट है, लिहाजा हमने इट के साथ क्या इस्तेमाल किया हुआ है? इज इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, लिहाजा इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। अब ध्यान में रखिएगा कि ऐसे जुमले जिनमें इज, एम, आर इस्तेमाल हो बतौर मेन वर्ब, एक तरह से वो भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट वाले ही होते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट ही होते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन ये जुमला भी अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट ही है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि हम फर्स्ट टाइप के अंदर कंडीशन बनाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में, यहाँ पर भी प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन यहाँ पर वैसे वर्ब इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? बी। और बी प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होता है? इज, एम, आर की सूरत में, लिहाजा इट के साथ क्या आ गया? इज। आई होता फॉर एग्जाम्पल तो एम आ रहा होता है, यू भी दे होता तो हम आर इस्तेमाल कर रहे होते। और जिन जुमलों में इज, एम, आर बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल हो उन जुमलों का ताल्लुक भी प्रेजेंट डेफिनेट से ही होता है। तो एक तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अच्छा, रिजल्ट आप जानते हैं, फर्स्ट टाइप में आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल करें, कैन इस्तेमाल करें, मे इस्तेमाल करें, तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। तो आई विल गो आउट फॉर अ वॉक, तब भी ठीक है, आई कैन गो आउट फॉर अ वॉक, तब भी ठीक है, आई मे गो फॉर आउट फॉर अ वॉक, ये भी हमारे पास ठीक है। तो मेरी के बाद क्लियर हो गई होगी कि ये भी हमारे पास फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट ही में बना हुआ है, लेकिन किस लिहाज से कि यहाँ पर हम इज, एम, आर इस्तेमाल कर रहे हैं। इज, एम, आर जब भी इस्तेमाल होगा बतौर मेन वर्ब उन जुमलों का ताल्लुक प्रेजेंट डेफिनेट ही से होता है। अब आइए सेकंड टाइप की तरफ कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो आउट फॉर अ वॉक। हमने थोड़ा मुख्तसर किया हुआ है जगह की कमी की वजह से, तो आई वुड गो आउट फॉर अ वॉक, इसे पूरा आप पढ़िएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास कि रिजल्ट जो बना हुआ है वर्ड, कोड, माइंड, यानी सेकंड टाइप की बात हो रही है। सेकंड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कंडीशन जो बनती है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो देखिए हमने यहाँ पर जो वाज और वर लगाया हुआ है, ये असल में बी की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। यहाँ पर हमने वाज या वर इस्तेमाल किया हुआ है। अब इट के बाद क्या लगाएं? तो अब जरा सा एक बात और जरा ध्यान में रखिएगा कि देखिए इट के बाद वाज ही आना चाहिए जैसे कि रूल है, लेकिन याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम फॉर्मल इंग्लिश में बाज़ दफ़ा कंडीशनल सेंटेंसेस में इट के बाद हम वर्ब भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो वाज लगाइए, या आमतौर पर इनफॉर्मल इंग्लिश में तो पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन जो फॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें अमूमन कंडीशनल सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो हमारे पास, इट, ही, शी इट वगैरह, तो उसके साथ भी हम वर्ब लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों ऑप्शंस लगा दिए, वाज भी सही है और वर्ब भी सही है। वाज कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इनफॉर्मल तरीकेकार है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी अगर आप वर्ब लगाते हैं तो ठीक है ये भी, लेकिन ये फॉर्मल तरीकेकार है। तो ये देखिए हमारे पास हम रूल से हट नहीं रहे कि कंडीशन पास्ट एंड डेफिनेट ही में बनी हुई है। पास्ट एंड डेफिनेट में भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बिल्कुल आइए, वाज या वर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सेकंड फॉर्म होती है किसकी? वर्ब बी की। उसके बाद थर्ड टाइप की तरफ आइए, इफ इट हैड बीन फाइन आई वुड हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। अगर मौसम अच्छा होता तो मैं बाहर जाता चहलकदमी के लिए। देखिए रिजल्ट जो बना हुआ है वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, थर्ड टाइप यानी रिजल्ट जो बना हुआ है ये हमारे पास बना हुआ है अकॉर्डिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। और थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन बनती है पास्ट परफेक्ट में, जिसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म चाहिए इसमें। देखिए अब हमने क्या किया कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेड लगाया, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बी की कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पर? थर्ड फॉर्म, बीन। इफ इट हैड बीन फाइन। अब आपको जब एग्जाम में जुमले दिए जाते हैं ना तो वहां पर जब करेक्शन करवाएंगे तो वहाँ इज या वाज पर आमतौर पर इस तरह नहीं देंगे, बल्कि वो इसकी जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट में दे देंगे बी। तो फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर रिजल्ट की बुनियाद पर कि रिजल्ट क्या फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है, तो फर्स्ट टाइप में बनेगा। अब बी से हमने बी की जगह पे क्या लगाएं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट हो जाए, तो हम जानते हैं कि भाई बी प्रेजेंट डेफिनेट की सूरत में इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, तो बी हटा कर क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। उस सब्जेक्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर लेंगे। अब फर्स्ट कीजिए कि इट के बाद यहाँ पर बी दिया जाता तो मैं ये देखता कि रिजल्ट बना हुआ है वर्ड, कोड और माइट की मदद से,
इसका मतलब ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। तो मुझे कंडीशन बनानी है पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में दिया जाता बी, तो मैं बी की सेकंड फॉर्म क्या लगाता, वाज या वर। तो कंडीशनल सेंटेंस में सिंगुलर के साथ वाज और वर दोनों पॉसिबल है। अब मुझे फर्स्ट कीजिए कि वुड हैव गॉन आउट दिया हुआ होता है यहाँ पर, तो मैं देखता है थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। मैं कंडीशन बनाता पास्ट परफेक्ट में, यहाँ मुझे ब्रैकेट में बी दिया जाता है, बी ई। तो मैं जब उसे पास्ट परफेक्ट में बनाता हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती, तो मैं बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करता बी। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस थे और उनकी वेरिएशन भी हमने पढ़ी आज के इस वीडियो लेक्चर में। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमारे मुख्तलिफ एग्जाम्स में आए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में आए हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में हैं, उनको लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम इन्हीं रूल्स की मदद से उनकी करेक्शन कैसे करते हैं। कंडीशन सही हो तो रिजल्ट तक कैसे पहुँचते हैं, रिजल्ट सही हो तो कंडीशन तक कैसे पहुँचते हैं, और अगर दोनों ही गलत दी गई हो तो फिर हमारा तरीक़ेकार क्या होता है। ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।